हाय एवरीवन, बिरंजन एजुकेशन पर आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ एक फिजिक्स का बहुत बढ़िया चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, और इसके बारे में हम लोग इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश है क्या। तो हम लोग 8वां क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अब कैसे? अगर पेड़ पौधा जो रहता है वो प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाता है, उसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये बात की बात है। तो उससे ऊर्जा प्राप्त करता है पेड़ पौधा, तभी ना खाना बनाता है। और उसके पेड़ पौधा हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पर किस पर निर्भर हैं? पेड़ पौधा पर निर्भर हैं। इस बातों से स्पष्ट एकदम हुआ कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश, अब प्रकाश का परिभाषित मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, इस बातों पर आइए। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश हमें किसी वस्तुओं को देखने में भी अनुभूति प्रदान करता है ऊर्जा के साथ साथ। अब देखिए कि दुनिया में किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होती है सबसे पहले प्रकाश की, फिर आवश्यकता होती है हमारे आँख की, और फिर आवश्यकता होती है वस्तु की। अगर ये तीनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं रहेगा तो हम लोग किसी भी हालात में नहीं देख सकते हैं। जैसे कि अगर प्रकाश नहीं है और मुझे मार्कर को देखना है तो हम मार्कर को देख पाएंगे? जी नहीं देख पाएंगे। अब देखिए कि अगर मेरे पास मार्कर भी है और प्रकाश भी है और आँख ही नहीं है तो हम इसको देख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। अब जैसे इमेजिंग करें कि प्रकाश भी है और आँख भी है, और यहाँ पर हम सोचेंगे कि हाथी मिल जाए तो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए किसी भी चीज़ों को देखने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है: प्रकाश, आँख और वस्तु। अब फिलहाल ये समझ गए होंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब समझते हैं कि जिससे प्रकाश निकलता है उसको हम क्या कहते हैं। तो जिससे प्रकाश निकलता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का मतलब ही होता है, प्रकाश स्रोत का मतलब ही होता है कि प्रकाश, जिससे प्रकाश निकलता है, इसको बोलते हैं लाइट सोर्स। जिससे प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। इसको इधर इस तरीके से नोट्स बनाते चलिएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब ये बात है, प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होता है। एक प्रकाश स्रोत होता है प्राकृतिक और एक प्रकाश स्रोत होता है मानव निर्मित। अब देखिए कि प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं वैसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर दे। जैसे कि सूर्य है, तारे हैं, ये सब को हम लोग प्रकाश उत्सर्जित करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और जैसे मानव निर्मित में आ गया, बल्ब है, टॉर्च है, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, उसको बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब ये चीज़ों तो बिल्कुल समझ में आया होगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। और प्रकाश स्रोत को 2 प्रकार में बांटा गया, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आ गया वैसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक। और वैसे प्रकाश स्रोत जिसको मानव के द्वारा बनाया गया है उसको बोलते हैं मानव निर्मित। ये बात जरूर स्पष्ट हुआ होगा। इसके बाद पढ़ना है प्रदीप्त और अप्रदीप्त। अब इसको बात हम पढ़ते हैं प्रदीप्त। कुछ वस्तुएं प्रदीप्त के हुआ कि वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन हो, जिसमें प्रकाश निकलता हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त। जैसे जलती हुई मोमबत्ती हो जाएगा प्रदीप्त वस्तुओं का उदाहरण, चूंकि वो वर्तमान में भी प्रकाश का उत्सर्जन कर रही है। या जलता हुआ बल्ब जो हो जाएगा वो किस में आ जाएगा? प्रदीप्त वस्तुओं को। तो प्रदीप्त वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, प्रकाश उत्सर्जित हो, उसे प्रदीप्त कहते हैं, उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे जलता बल्ब, जैसे में जलता बल्ब।
अब ये हुआ प्रदीप्त, जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, सारा उदाहरण है प्रदीप्त वस्तुओं का। और अप्रदीप्त वस्तु वैसा है, अप्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिससे प्रकाश का उत्सर्जन बिल्कुल भी ना हो, उसको क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। जैसे मार्कर, जैसे में ब्लैक बोर्ड, जैसे में टेबल, मोबाइल, ये सब आ जाएगा। वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन ना हो उसको कहते हैं अप्रदीप्त। अब एक बात आता है हमारे मस्तिष्क में या आपके भी मस्तिष्क में कि किसी भी वस्तु को हम देखते हैं कैसे, देखने की अनुभूति हमें कैसे प्राप्त होती है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ से आता है प्रकाश। ये प्रकाश का मुख्य स्रोत है जी, सूर्य। यहाँ से आया प्रकाश, और ये जब प्रकाश आता है तो एक किसी वस्तु पर पड़ता है। मान लीजिए कि ये वस्तु है और यहाँ से टकराकर प्रकाश हमारी आँखों तक पड़ता है, तब हम किसी भी वस्तुओं को देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश आया, फिर वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारे आँखों तक आता है, तो इस हालात से हम किसी भी वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। अब देखिए, इसमें एक टॉपिक है प्रकीर्णन, कि प्रकीर्णन कहते हैं किसको, प्रकीर्णन से क्या समझ, इसके एकदम बेहतरीन है जी प्रकीर्णन के बारे में। एक्चुअली अब देखें कि प्रकीर्णन किसको कहते हैं। ये है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। इसको देखिए, अब होता है कण। जानते हैं कि वायु में भी कण पाया जाता है, हर जगह पर कण पाया जाता है। कण का समांगी मिश्रण प्रत्येक जगह आपको मिलेगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं, आपने बचपन से पढ़ा है। एक बात है कि हम लोग कुछ आम खाए और बढ़िया चीज़ को खा गए और गुठली को फेंक दिए, तो कुछ भाग को खा गए और कुछ भाग को फेंक दिए। इस भाषा में भी बोल सकते हैं। फिर से सोचिए, कुछ भाग को अवशोषित किया मैंने और कुछ भाग को फेंक दिया। यही कारण करता है प्रकीर्णन में। जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़ती है तब वह कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है। जब कण पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तब वह उसके कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग को उसी दिशा में छोड़ देती है। इसको हम प्रकीर्णन कहते हैं, या इसको दूसरी भाषा में इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रकाश को छितराने की प्रक्रिया को हम प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश को छितराने की घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। इसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझिए। जानते हैं, बाहर लाइट जलता है, बाहर घर के बाहर सूर्य का प्रकाश आता है और घर में अंदर प्रकाश घुस जाता है। काहे सोचते हैं? देखिए, जानते हैं क्यों? सो उधर पड़ा प्रकाश और सब कनवा पर पड़ा ना प्रकाश की किरणें, तो सब कनवा कुछ रख लिया और कुछ को छोड़ दिया, तो उसी कारण से अंदर घरवा में आ गया लाइट। बस यही तो रीजन है, कुछ भाग को अवशोषित किया और कुछ भाग को छोड़ दिया। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि प्रकीर्णन के बारे में, जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़ती है, किसी कण पर पड़ती है, तब वह कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है, तथा कुछ भाग को छोड़ देती है। यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अच्छा, एक चीज़ है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ऐसा आशा रखता हूँ कि आप कंप्लीट समझ गए। एक बात है आपसे, सिर्फ आप इसे बता रहे हैं, एक पढ़ना है विवर्तन। विवर्तन अब किसको कहते हैं? हम लोग 8वां क्लास से पढ़ते आ रहे हैं उसमें कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, जिसको हम प्रकाश की किरण कहते हैं। इसमें पढ़ना है, लेकिन अभी है प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है। अब इसको बातों पर आते हैं, थोड़ा सा एक मिनट। प्रकाश सरल रेखा में चलता है।
अगर प्रकाश के पथ में, प्रकाश सरल रेखा में चलता है और प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो यह सीधे जाने के बजाय इसके किनारों से मुड़ जाती है और यही घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो विवर्तन को इस तरीके से मैं परिभाषित कर सकता हूँ विवर्तन को कि प्रकाश के पथ में, प्रकाश के रास्ता में, प्रकाश के पथ में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है तो अपारदर्शी वस्तु आ जाता है तो यह सीधे जाने की बजाय किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यही घटना विवर्तन कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। इसमें तो कोई इशू नहीं, विवर्तन कहलाता है। फिर से समझिए इस बातों को, एकदम कंप्लीट समझिए, इस तरीके से पढ़िए कि जिस तरीके से एक बार में एकदम पूरा लोड हो जाए, इस तरीके से याद कीजिए। तो अपारदर्शी, जब प्रकाश की किरण जा रहा है, ये अपारदर्शी वस्तु है, यहाँ पर गया तो सीधे तो ना घुसेगा, तो बस बगल में से मुड़ जाएगा, तो यही मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसको हम कहते हैं विवर्तन। जब प्रकाश की किरणें सरल रेखा में जाती है, अगर इसमें कोई अपारदर्शी वस्तु आता है तो यह सीधे जाने की बजाय किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसको हम विवर्तन कहते हैं। अगर किसी को समस्या है तो बोला जाए। आज मैं वीडियो बिल्कुल लगातार बनाऊंगा, इसमें कोई इशू नहीं, और बिल्कुल कंटिन्यूअस करते हुए पढ़ाते जाऊंगा। वो लिखने पर थोड़ा सा मैं भी नर्वस हो जाता हूँ, समझाने का इशू हो जाता है और आपको भी। अब देखिए कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश जो है वो सरल रेखा में चलता है, उसको हम कहते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, जिसे प्रकाश की किरण कहते हैं, जिसे प्रकाश का किरण कहते हैं। अच्छा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है, इसको हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब देखिए इसमें एक नया टॉपिक आता है, और किरणों को समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। फिर से एक नया टॉपिक लिख लीजिए पेन पेपर जल्दी से उठा के, एकदम। किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं, इसमें कोई इशू है ही नहीं। किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। एक देखिए इसमें होता है अपसारी किरण पुंज, और फिर होता है समांतर किरण पुंज, और फिर होता है अभिसारी किरण पुंज। मेरे दोस्तों, किरण पुंज किसको कहते हैं? किरण पुंज, किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसको मनो मन रटिए नहीं, एक तरीके से याद हो जाएगा। एक कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा तो इस चीज़ों का गारंटी है हमको। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार का। एक अपसारी किरण पुंज, एक समांतर किरण पुंज, और एक अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए कि अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? मार्कर कहाँ गया? अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? तो इसको देखिए, अपसारी किरण पुंजों को ऐसे किरण पुंज एक बिंदु स्रोत से निकलते चली जाती है। जैसे में अपसारी किरण पुंज जानते हैं क्या हुआ? यहाँ पर एक बिंदु स्रोत है और ये बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलते चला जा रहा है, इस तरीके से छितराते जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं बाबू? अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। अब देखिए समांतर किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज जिसमें किरण एक दूसरे के समानांतर हो। देखिए
ऐसे किरण पुंज जिसमें एक दूसरे के समानांतर है, ये एक दूसरे के समानांतर है, तो ये कौन सा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज। तो इसको लिख दें या आप नोट कर लीजिएगा, ऐसे किरण पुंज जिसमें समान हो, जिसमें एक दूसरे का किरण आरेख इसमें समान हो, ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। अब देखिए यह है अभिसारी किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज में जानते हैं क्या होता है? किसी एक बिंदु स्रोत पर आकर किरण मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? आ रहा है और मिल रहा है, एक जगह यहाँ पर आके मिल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? खखोर के एक जगह आके और मिल जाता है पूरा जबरदस्त, ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज में एक ही बिंदु स्रोत पर, ऐसे किरण पुंज में एक ही बिंदु स्रोत पर आकर किरणें मिलती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझाने का। अब देखिए, बचपन में जानते हैं इंस्ट्रूमेंट खरीदे होंगे, उसमें एक मिलता होगा गोल वाला शीशा, और उस शीशा को ऐसे करके और किसी को गरमाते होंगे, चमड़वा के, वो एक ही जगह पर वो रहता है, यही अभिसारी किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज को चारों तरफ से लाइटवा को खींच के और एक ही जगह पर आके फोकस कर देता है, और उसी में पूरा जबरदस्त गर्मा जाता ना, तो करता पूरा इस तरीके का करता है, उसमें एकदम पूरा जलने लगता है। तो अभिसारी किरण पुंज रहता है एक ही जगह आके और एकदम एक ही बिंदु स्रोत पर, तो उनमें ज़्यादा ना पावर हो जाएगा जी। तो समझ गए अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अब पढ़ते हैं हम लोग अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। अब हम लोग आते हैं पारदर्शी पर। देखिए, पारदर्शी वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर सके, उसको हम कहते हैं पारदर्शी। जैसे में हवा हो गया, कांच हो गया, हवा, पानी भी है जो कैसा है? पारदर्शी है। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश पार हो सके उसको हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। और पारभासी वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार करे, रेहो कैसन? रेहो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार करता है उसको हम बोलते हैं पारभासी। जैसे दूध, धुआं, कोहरा, सब कोहरा में हल्का हल्का पार करेगा। अब देखिए अपारदर्शी वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश नहीं पार कर सकता है। वैसे पदार्थ एक तो है कि जो पार करे, और एक में हल्के हल्के पार करे, और एक में एकदम ना पार करे। तो जो पार करे उसको हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। और जो हल्के हल्के पार करे उसको पारभासी। और जो क्रम में एकदम ना पार करे उसको करते हैं अपारदर्शी। जैसे में ईंटा हो गया, पत्थर हो गया, वगैरह। समझ में आ गया होगा ये तीनों, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अच्छा, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले इसमें समझने वाली बात है, मान लीजिए कि एक कांच है, शीशा, और इधर इसको हम रजतित कर रहे हैं। रजतित के मतलब कि सबसे पहले शीशे पर चांदी के परत से कलई कर दिया जाता है, इसके बाद लाल या भूरे रंग से पेंट कर दिया जाता है, तब ये जो बनता है वो दर्पण बन जाता है। तो यहाँ पर ये समतल दर्पण है। तो अगर हम कांच को पीछे की ओर रजतित करेंगे, रंगेंगे, अर्थात चांदी की परत चढ़ाएंगे, रजत मतलब होता है चांदी, तो रजतित करेंगे, तो इसका परावर्तक पृष्ठ जो होगा वो ए होगा बाहर की ओर। मतलब कि यहाँ पर प्रकाश डालेंगे तो चमकेगा। अब तुरंत पढ़ते हैं, तो इसका परावर्तक पृष्ठ ए हुआ। इधर पर हम लिख सकते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसमें किसी को समस्या है तो बोला जाए। अगर यहाँ पर इस तरीके से समतल दर्पण बनाते हैं, इधर इसको कलई कर दिया जाता है, तो यहाँ पर कलई कर दिया गया, तो इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ हो जाएगा? ये है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ नीचे की ओर, इसका परावर्तक पृष्ठ इधर की ओर है, और इसका रजतित इधर की ओर। मतलब कि जिस तरफ से रजतित करेंगे उसका विपरीत होगा परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ तो समझ में आता होगा। इसका बहुत बढ़िया
काम है। फिलहाल परावर्तक पृष्ठ को देखते हैं। परावर्तक पृष्ठ तो क्लियर हो गया। अब समझते हैं परावर्तन किसको कहते हैं। तो यहाँ पर एक समतल दर्पण एक प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम प्रकाश डालेंगे इसको पर तो इस तरफ से लौटा देता है। तो मैं परावर्तन का परिभाषा इस तरह से दे सकता हूँ कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, फिर से सुनिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो परावर्तक पृष्ठ से लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या ये नहीं चलेगा तो कि प्रकाश के किसी वस्तु से कि प्रकाश को किसी वस्तु के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को हम परावर्तन कहते हैं। या ये भी नहीं चलेगा तो इसको मैं लिख देता हूँ परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले सतह पर पड़ती है तो वह उसी दिशा में लौट जाती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ पर फिर से देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले सतह पर पड़ती है तब वह उसी दिशा में लौट जाती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हुआ कुछ नहीं, बस यहाँ पर ये है चमकीला वस्तु, अगर इसको पर हम डालें अब बस ये लौट आया, इसमें है प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम होता है। तो प्रकाश के परावर्तन जिन नियमों को पालन करते हुए होता है उसको हम कहते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम किसको कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन जिन नियमों को पालन करते हुए होता है उसको हम कहते हैं परावर्तन के नियम। अब देखिए, इसको मैं भी लिख देता हूं, परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन जिन नियमों को पालन करते हुए, जिन नियमों का पालन करते हुए होता है उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। इतना तो बात पक्का स्पष्ट आया होगा कि प्रकाश का परावर्तन जिन नियमों का पालन करते हुए होता है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको कंप्लीट हो। और प्रकाश से परावर्तन से संबंधित कुछ तथ्य हैं, वो तथ्य को एकदम बहुत बढ़िया तरीके से हम समझते हैं। जैसे कि देखा जाए, इसके बारे में अगर चर्चा करते हैं तो देखिए, ये है दर्पण, और इसमें सबसे पहले तो एक लाइट डालें, किरण। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, मैं लिख देता हूं, आपतित किरण। आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। अच्छा, ये एक बात है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसको देखते हैं। और किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसको पहले समझ लीजिए, इसके बाद मैं डिफिनेशन कुछ वीडियो पॉज करके फिर मैं लिख दूंगा। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और किसी सतह पर टकराकर लौटने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं?
परावर्तित किरण और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर रहता है उसको हम आपात बिंदु कहते हैं। अगर इसमें किसी को भी कोई समस्या है तो बोला जाए। ये जो टर्म है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं आपात बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब रहता है उसको हम बोलते हैं आपात बिंदु। और इसको देखा जाए तो इसको मैं बोलता हूँ आपतित किरण, आपतित किरण। और किसी दर्पण किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। अच्छा, इसमें दो तथ्य और समझना है कि आपतित किरण दैट मीन्स आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को मैं क्या बोलता हूं मेरे दोस्त, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण। अगर एकदम पूरा बढ़िया से ध्यान वीडियो पर रखिएगा तो समझने का बिल्कुल गारंटी है। और इसका परिभाषा वीडियो पॉज करके मैं लिख देता हूं ताकि आपका भी समय बचे लेकिन और मेरा भी समय बचे। अब इसको बात पर फिर से टारगेट कीजिए। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बीच डाला गया लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब। और पूरा चिल्ला चिल्ला कर पढ़िए, अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं। और एक और लिख लीजिए, आपतन कोण को हम सूचित करते हैं आई के द्वारा और परावर्तन कोण को सूचित करते हैं आर के द्वारा। बहुत काम देगा जी, बहुत काम देगा। तो मेरा आशा है कि ये वाला कंप्लीट टॉपिक हुआ होगा, बट इसका डिफिनेशन मैं एक अलग से लिखकर मैं यहाँ पर दे देता हूँ। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन में आपतित किरण। तो फिर से देखते हैं, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और यह परावर्तित किरण। किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और आपात बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण मिलती है उसे आपात बिंदु कहते हैं। यह अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा है और उसे ध्यान से पढ़िएगा। मैं अपना जानते भरपूर कोशिश करूंगा। फिर से देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो दो नियम है। इसको याद कर लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपात बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपात बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। फिर से ध्यान से देखिए, ये आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण तथा आपात बिंदु पर डाला गया अभिलंब ए है और ये तीनों एक ही तल में होता है। और फिर आपतन कोण, एंगल ए ओ एन, अभी आपने पढ़ा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो एंगल ए ओ एन बराबर होता है एंगल एन ओ बी, एंगल एन ओ बी।
बात पूरा समझ में आ गया होगा। तो परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। इसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ चुके। और इसका दूसरा नियम जो होता है उसको फिर से देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। अगर ये मस्तिष्क में चल रहा होगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या चिकने सतह पर ही परावर्तन होता है? नहीं, आप प्रत्येक जगह पर से परावर्तन होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। तो हम लोग उसको क्लास 12वीं में अध्ययन करेंगे। अभी यही अध्ययन करता है। इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं प्रतिबिंब के बारे में डिटेल से। देखिए, अब हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब कहते हैं किसको। इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। ये देखिए, किसी बिंदु स्रोत से यहाँ से आती प्रकाश की किरणें यहाँ दर्पण पर पड़ा और दर्पण से परावर्तन के बाद इस पॉइंट पर बना और इस पॉइंट पर बनने के बाद यहाँ पर इमेज बनता है, तब देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। देखिए, प्रतिबिंब मूल रूप से कहते किसको हैं? देखिए, मोबाइल में आगे से फोटो लिए तो उसको बोलते हैं सेल्फी, पीछे से फोटो लेते हैं तो उसको कहते हैं फोटो। जैसे कि कहना है कि सेल्फी लेना है तो आप क्या पीछे से खींचते हो? नहीं, अगर सेल्फी लेना है तो बिल्कुल आगे से खींचते हो। लेकिन वही आप अगर मिरर के सामने खड़े हो तो मिरर में क्या आपको बनता है? वही इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो उसको हम परिभाषित किस तरीके से करते हैं, इसको आप देखिए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें वहां से आता है, फिर दर्पण पर पड़ता है और दर्पण से पड़ने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। कुछ पल के लिए मान लीजिए कि मिरर है, ऐनक है, और किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें इस दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। ये स्पष्ट हो गया होगा, एकदम कंप्लीटली याद कीजिए। यहाँ तक तो याद हो गया होगा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, यहाँ पर दर्पण से परावर्तन के बाद, एकदम कंप्लीटली याद हो गया, मजा आ गया। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसको प्रतिबिंब कहते हैं। इसके साथ ना एंजॉय कीजिए, एंजॉय। अब प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दैट मीन्स वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ पर चलते रहेगा ना, वहाँ पर जाइएगा ना, हाथों ऐसे दीजिएगा ना तो आपको हाथों पर बन जाएगा। ये होता है, पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है। हम भी खड़ा हो जाएंगे तो हमारे सटों पर आ जाएगा, मुंहों पर आ जाएगा, कुछों पर आ जाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा उल्टा होता है। ये बात है, जैसे वस्तु ऐसे रहेगा तो उसको उलट देगा, समझ रहे हैं? अच्छा, उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ये तो एकदम डिटेल है और बस लिख देते हैं और आप फिर उतार लीजिएगा। ये समझ गए? ये याद हुआ कि नहीं? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है और आभासी हमेशा सीधा होता है मेरे दोस्त। ये इसको हम लिख रहे हैं तुरंत। चलिए, अब ये लिखा हुआ है आराम से प्रतिबिंब की परिभाषा। मैं एक बार फिर से इसको बता देता। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। और यह 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, जैसा कि मैं समझा चुका हूँ, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में हुआ किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मैंने बता दिया है। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, ये भी बात है। फिर आता है आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए कि आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं। ये देखिए, अब स्पष्ट तौर पर नजर आता होगा। आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं, अब बिल्कुल नजर आ रहा होगा। अब देखिए, आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु के हमेशा
वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। इस बातों को आप इसका कंप्लीट नोट्स तैयार कर लें और इसको बारे में कंप्लीट आप सीख चुके हो, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैंने जब वो किया तब। अब हम पढ़ते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। एक होता है लेटरल जिसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। दर्पण में होने वाले परिवर्तन को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसको आप सिर्फ समझिए। अगर मान लीजिए दर्पण है, तो अगर दर्पण में हम इस दाहिने हाथ को उठाते हैं तो दर्पण में लगता है कि बायां हाथ को उठा रहे हैं। अगर ये दाहिना हाथ से किसी को स्लैप्स कर रहे हैं तो लगता है कि हम बायां हाथ से दे रहे हैं उसको तमाचा। तो दर्पण में ऐसे होने वाले परिवर्तन को हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। अब देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, किस तरीके का उसमें विशेषता होता है। अब देखिए कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणें किस तरीके का बिहेव करती है। ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में जानेंगे। ये अभी फिलहाल समतल दर्पण है। अगर समतल दर्पण पर हम इस तरीके का आपतित किरण डालते हैं एकदम लंबवत, और इसी दिशा पर देखिएगा, सर्च कीजिएगा कि परावर्तित किरण भी आ जाएगा। तो इस हालत में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री हो जाएगा। तो समतल दर्पण में अगर पूछेगा इस तरीके से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का आपतन कोण का मान कितना डिग्री होता है, तो आप बता दोगे 0 डिग्री। अगर इस तरीके का भी पूछता है कि समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाली किरण के परावर्तन कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री। कब? जब एक दूसरे पर लंबवत प्रकाश की किरणें, समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरणें डालते हैं तब। अब इसमें बात रहता है कि समतल दर्पण पर और किस तरीके का क्या होता है, समतल दर्पण की विशेषताएं और गुण। फिर देखिए, समतल दर्पण को मैं इस तरीके से लेता हूँ और इसको, ये समतल दर्पण है। यहाँ पर कोई एक बिंदु स्रोत लेते हैं हम O। यहाँ से तो बहुत सारा प्रकाश का स्रोत जा रहा है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ प्रकाश का स्रोत को दो, एक तो एक लंबवत के तौर पर और एक थोड़ा सा, और ए मिरर का नाम दे देते हैं, दर्पण का नाम दे देते हैं M1 M और M डैश, दर्पण का नाम है जी। और ए जब दर्पण का नाम है तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर समतल दर्पण पर आपतित किरण, अच्छा, जब ये आपतित किरण लंबवत पड़ेगा तो परावर्तित किरण भी इसी पर पड़ेगा। इस हालत में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पर जब ए आपतित किरण आएगा, यहाँ पर बहुत सारे किरण हैं लेकिन मैं 2 को दर्शा रहा हूँ, एक जो लंबवत है और एक जो इस तरफ का, और यहाँ पर इस तरीके से परावर्तित होकर दर्पण पर लौट जाएगा। तो ए हुआ आपतित किरण यहाँ पर के लिए, और यहाँ पर के बाद एक कौन सा किरण हुआ, परावर्तित किरण हुआ। इसको थोड़ा सा गौर से सोचिए और देखिए। अब इसको देखिए, यहाँ पर जो सीधा प्रतिबिंब बना, यहाँ पर आपतित किरण परावर्तित किरण को लौट गया, तो यहाँ पर हमारी आंख को देखने में लगता है कि यहीं पर से लौट गया किरण, लेकिन हकीकत में ये इसके पीछे तक आता है, जिसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये वास्तविक में समतल दर्पण में ये प्रतिबिंब पीछे की ओर आता है, जिसको हम ऐनक में देख पाते हैं, तो वो लगता है कि ऐनक में ही है लेकिन पीछे तक गया हुआ रहता है। अब देखिए, इसका जब दूरी मापा जाता है तो MO का दूरी और MI का दूरी आपस में बराबर होता है। अब इस बात से पता चलता है कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। जितना ही वस्तु आगे रखोगे उतना ही प्रतिबिंब पीछे बनेगा समतल दर्पण में। तो ये प्रश्न पूछता है जी, कई बार पूछा है बिहार बोर्ड के एग्जाम में कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी बराबर किस में होता है, तो समतल दर्पण में। और समतल दर्पण की विशेषताएं हैं जो अभी तुरंत आते हैं उस मुद्दे पर, फिलहाल इसको देखते हैं। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी किस में होता है, समतल दर्पण में। समतल दर्पण में और क्या होता है, इसी से रिलेटेड है कि कोई भी वस्तु, इस बात से पता चलता है कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना ही वस्तु को आगे रखोगे, अर्थात जितना वस्तु आगे रखोगे उतना ही उसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा। अब देखते हैं समतल दर्पण की
समतल दर्पण की विशेषताएं कि समतल दर्पण की विशेषताएं क्या है। इसका मूल रूप से बहुत सारे विशेषताएं हम लोग स्टडी करेंगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं मैं लिखता हूं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। सबसे पहला इसमें विशेषता है समतल दर्पण के बने प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अच्छा, अब देखिए कि सबसे पहले इसमें है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, फिर इसमें आया समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है, जो कि अभी मैंने देखा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और फिर तीसरा में है प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है और प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। ये चार आप याद कर लीजिए, यही है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। सबसे पहले ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है और प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं वक्र सतहों से परिवर्तन। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में आ जाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग, जो कि एक एग्जामिनेशन व्यू से बहुत बढ़िया है और एक कई बार पूछता है। अब हम लोग आते हैं गोलीय दर्पण के बारे में, पढ़ते हैं गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का एक भाग है, एक कांच का है, एक खोखला रहता है। अगर इसको हम रजतित कर देते हैं, अर्थात हम रंग देते हैं, तो इसमें से दो तरीके का रंग करते हैं, एक बाहर से रंग रहे हैं और एक अंदर से रंग रहे हैं। देखिए अंदर से रंग रहे हैं। तो गोलीय दर्पण सबसे पहले किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। एक गोल होता है एकदम खोखला खाली और सिर्फ रजतित तो हो और उसका परावर्तक सतह सिर्फ गोल हो, उसको हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। एक खोखला हो, खाली हो बीच में। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अब यहाँ पर टारगेट कीजिए कि इसका अगर हम सिर्फ इस गोले को अगर तोड़ते हैं तो यहाँ से इसको हटा दीजिए। यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर आपने देखा कि इसका कलर जो है रजतित किया हुआ है या अंदर की ओर, तो इसका परावर्तक सतह होगा बाहर की ओर, ए वाला परावर्तक सतह हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण को परिभाषा हम किस तरीके से देंगे? गोलीय दर्पण का वह भाग, ये गोलीय दर्पण का अपार्ट है, तो गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो, उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। और ए वाला जो है इसका हम बाहर से रजतित कर दिए, तो इसका परावर्तक सतह कहाँ हो गया मेरे दोस्त? इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो गया। तो यहाँ पर आप अवतल दर्पण को भी लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण का वह भाग। देखिए मैं अवतल दर्पण को मैं लिख देता, इसको मिटाकर अवतल दर्पण को यहाँ से लिख देते हैं अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो या भीतर की ओर हो, परावर्तक सतह भीतर की ओर हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह उत्तल बाहर की ओर, उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह भीतर की ओर हो, उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अवतल दर्पण। अब देखिए कि उत्तल दर्पण का
प्रयोग कहाँ है, एक कई बार पूछता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है, ये सवाल होता है। क्योंकि वह सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो बहुत दूर तक होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये आप नोट्स कर लोगे इस पॉइंट को। अब देखोगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग सबसे पहले तो हजामती बनाने में, फिर मैं आता हूँ अवतल दर्पण के उपयोग पर। उत्तल दर्पण का उपयोग क्लियर हुआ जी। इसको गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, जो आगे पीछे लगा रहता है, तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा। और इसका उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। और हम तुरंत आते हैं अवतल दर्पण का उपयोग पर। देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग मूल रूप से हम लोग पढ़ते हैं चार, ऐसे बहुत सारा उपयोग है। टॉर्च वाहन के हेडलाइट में, जो गाड़ी के आगे हेडलाइट रहता है ना, उसको में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दूसरा होता है हजामती बनाने में, दाढ़ी उड़ी छिलने उलने में इसका अवतल दर्पण का प्रयोग कीजिए, एकदम झकास रहेगा। इसके बाद है आँख, नाक, गला आदि जांच के लिए चिकित्सा विभाग में। जब जाइएगा ना डॉक्टरवा के पास, तब मार देगा मुँह में, जब दतवा देखेगा कि सड़ल गलल है। तो इसका प्रयोग किसमें कौन किया, डॉक्टरी विभाग में अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है। और फिर प्रयोग होता है सौर भट्टी में। इसके बाद हम लोग आते हैं, सौर भट्टी में अवतल दर्पण के उपयोग होता है। फिर से देखिए, अगर गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण, ऑब्जेक्टिव पूछता है जी। और गाड़ी के हेडलाइट में तो अवतल दर्पण, हजामती बनाने में किस दर्पण को, तो अवतल दर्पण। और चिकित्सा विभाग के लिए आंख, नाक, कान, गला के लिए तो फिर आप बोलोगे अवतल दर्पण। और सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। यहाँ पर पूछने का संभावना है। और फिर इसके गोलीय दर्पण से मुख्य तथ्य है, जैसे तुरंत अभी पढ़ते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ टर्म, कुछ पद। इसमें सबसे पहले ध्रुव, फिर है वक्रता केंद्र, फिर है वक्रता त्रिज्या और फिर है प्रधान या मुख्य अक्ष। तो सबसे पहले देखते हैं ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, एकदम दर्पण के बीच बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव। अब फिर से इसको याद कीजिए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, इसका एक दर्पण है तो इसका मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, ध्रुव। अब है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के ए है केंद्र, गोलीय दर्पण को केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। अब है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर PC बराबर R। और वक्रता त्रिज्या को हम बड़का R से सूचित करते हैं, कैपिटल R से सूचित करते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। वक्रता त्रिज्या को हम बड़े वाले R से। अब है प्रधान या मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को या लाइन को हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें अगर कोई इशू है तो बोला जाए, और मुझे इस चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिएगा। मैं मिलूँगा इस फिजिक्स के बाद लेक्चर 2 में और मैं कंप्लीट लेसन करवाऊँगा। लेकिन आप लाइक करोगे और वीडियो को शेयर करोगे और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, जिससे मुझे एक एनर्जी मिले पढ़ाने के समय में। ये मैं आशा रखता हूँ कि ज़रूर सब कुछ समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।